सबसे पहले तो तुम ये समझो, सर्कुलर मोशन किस चिड़िया का नाम है? ऑब्वियसली द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन नाम ही उस तरह के मोशन का नाम है जिसमें कि बॉडी एक सर्कल में, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग, है ना, ट्रैवल करती है। ठीक है, दैट इज़ ऑब्वियस। बट जो फोर्स की कंसिडरेशंस हैं, वेलोसिटी की कंसिडरेशंस हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ध्यान रखना, लेट्स से एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है। एट एनी इंस्टेंट जो उस बॉडी की वेलोसिटी होगी, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल लाइन। रेडियल लाइन बोले तो एक ये जो पॉइंट है तुम्हारा और जो सेंटर है उससे जॉइन होती हुई जो लाइन रहेगी, दैट विल बी योर रेडियल लाइन। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल लाइन। ध्यान रखना सर्कुलर मोशन में। अच्छा, ऐसा इसीलिए बिकॉज तुमने अभी वेक्टर्स नहीं पढ़ी है, तो इस चीज़ को जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सुन लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि इसके इन डेप्थ डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें वेक्टर अलजेब्रा आता हो, जो कि तुम अनफॉर्चुनेटली क्लास 11th में पढ़ोगे। है कुछ नहीं, लेकिन जो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। देखो होता ऐसा है, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना होकर मान लेते हैं वेलोसिटी ऐसी हो गई, लेट्स से ऐसी, ऐसा कुछ, तो उसमें होगा क्या, ये सर्कल मेंटेन नहीं रहेगा। इन दैट केस जो तुम्हारे पास ये सर्कुलर पाथ है ना, कांस्टेंट रेडियस वाला सर्कुलर पाथ कब मेंटेन रहेगी, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक, ये जो रेडियस है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ताकि ये रेडियस हमेशा कांस्टेंट बना रह सके, इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस रेडियल लाइन के। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। अब इस चीज़ को और गहराई से समझने के लिए कि ऐसी वेलोसिटी के साथ क्यों सर्कल मेंटेन नहीं रह पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अभी हम अपना डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी रेडियल लाइन के, ये पक्की बात है। पहली बात तो ये, अगर सर्कुलर मोशन एक बॉडी कर रही है तो वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इस रेडियल लाइन के। पहला इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन तो ये, इस चीज़ को लिख लेते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, बेसिकली सर्कुलर मोशन दो तरह के रहते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, velocity must be always perpendicular to radial line। ठीक, अच्छा, a line passing through radius। ठीक, ये चीज़ क्या है, a line which passes through radius, this is what, line passing through radius। ठीक, अच्छा, जो अभी तक मैंने बोला बड़े ध्यान से सुनो। अभी मैंने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की है, मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, देन इट इज़ वेरी नेसेसरी, या फिर मैं कहूँ इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ कंपल्सरी दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल लाइन। ठीक है, इसके प्रूफ में मत जाना कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज है तो बहुत ही साधारण सी और आसान बात, बट उसके लिए यार थोड़ा सा तुम्हें 11th की गणित आनी चाहिए। ठीक है क्या, जो कि बहुत ही आसान है वैसे तो, बट उस डायरेक्शन में अगर मैं गया तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ठीक है क्या, तो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी मेंटल पेन से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिजल्ट बता रहा हूँ। अच्छा, वेलोसिटी
परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन और भी रहती है सर्कुलर मोशन होने के लिए, नेट फोर्स, है ना, उसमें अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहती है बॉडी की, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब उसमें जो नेट फोर्स रहती है वो सेंटर की तरफ रहती है। नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है इस बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हूँ, नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ध्यान रखना। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें तुम्हारे पास सेंटर की तरफ तो फोर्स रहेगी ही रहेगी, वो तो उसमें भी रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड इज़ वेरिंग, स्पीड वेरी कर रही है, मतलब जैसे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 11 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये एक्सेलरेटिंग टाइप का जो मोशन रहेगा या डीसेलरेटिंग टाइप का मोशन, जैसे कि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 9 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो एक्सेलरेटिंग या फिर डीसेलरेटिंग टाइप का जो मोशन रहेगा ना सर्कुलर मोशन में, उसको कहते हो तुम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड इज वेरिंग। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी लिमिटेड नॉलेज जो है अभी मैथमेटिक्स की क्लास 9th में, है ना, उसके साथ तुम इस इंफॉर्मेशन को एज अ फैक्ट ही एक्सेप्ट करो। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स होना अनिवार्य है। समझे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होता है तो उसमें एक फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन भी रहती है। जैसे ये हो गई तुम्हारी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये वाली, है ना, ये वाली डायरेक्शन हो गई टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन हो गई रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो बड़े ध्यान से सुनो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों ही केसेस में सेंटर की तरफ एक फोर्स ज़रूर पार्टिकल पर लगनी चाहिए, तभी वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अगेन इस चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ तुम 11th क्लास में देखोगे। इस रिजल्ट को मैं तुम्हें लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ तो फोर्स लगनी ही पड़ेगी इस पार्टिकल पर, ये तो पक्की बात है। इसके अलावा एक और फोर्स भी लगती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। वही टेंजेंशियल फोर्स एक्चुअल में उस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाती है घटाती है। तो इन बातों को मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन net force acts towards the center no tangential force acts, ठीक, in non-uniform circular motion force has two components. One towards the center and one along the tangential direction. अच्छा, इन दोनों ही केसेस में चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इन दोनों ही केसेस में एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज रिक्वायर्ड। तुम देख रहे हो, है ना, फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से दैट
a center, a force towards the center is always required for maintaining the circular motion. अच्छा, इस सेंटर की तरफ वाली फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ध्यान रखना, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इस फोर्स का एक स्पेशल नाम है, ये हमेशा रिक्वायर्ड रहती है. दिस फोर्स इज नोन एज सेंटर सीकिंग या फिर मैं कहूँ सेंट्रीपीटल. इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपीटल. ओहो, सेंट्रीपीटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, ये इसका नाम है. ध्यान से सुनो. सबसे पहली बात तो जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू रेडियल लाइन. अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो बॉडी की वेलोसिटी कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल लाइन. अच्छा, ये देखना, ध्यान रखना, ये रेडियल लाइन है, ये देखो, ध्यान दो. तुम्हारा ये क्या है? ये हो गई रेडियल लाइन, ये हो गई रेडियल लाइन, समझे? और ये हो गई टेंजेंशियल लाइन, ये अलोंग द टेंजेंट है, ऐसा. ये हो जाती है टेंजेंशियल लाइन. अच्छा, तो ध्यान से सुनो, जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंशियल लाइन होगी हमेशा, नॉट अलोंग द रेडियल लाइन. वेलोसिटी हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू रेडियल लाइन. अच्छा, इसके अलावा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा रिक्वायर्ड रहती है. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट भी रहता है, जो कि एक्सेलरेट या डिसलरेट करवाता है पार्टिकल को, जो कि पार्टिकल की स्पीड चेंज करवाता है. ये वाली जो फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल for changing the speed of the particle. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जिसके बिना मैथमेटिकल प्रूफ दिए मैंने तुम्हें बस भरोसे पर ये कह दिया है कि भाई विश्वास कर लो. और अभी तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये तो 9th सिलेबस से कहीं दूर दूर तक के मैच कर नहीं रहा है. तो अब आते हैं अपने सिलेबस की तरफ. ध्यान से सुनो. एक सिंपल सा एक तुम्हारे पास टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भाई नेचर में कौन कौन से ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक मेजर रोल प्ले करती है. अपने को ये बात तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तभी हरकत में आ सकती है जब मासेस ऑफ द बॉडी थोड़ी बड़ी बड़ी हो. एटलीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड हैव अ वेरी लार्ज मास. अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का बहुत ही लार्ज मास है फिर तो क्या कहने, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स बहुत ही छोटे टाइप के हैं, मतलब मान लेते हैं 1 kg 2 kg की अगर तुम बात कर रहे हो, तो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाइज वो इतनी कम रहेगी कि तुम उसे इग्नोर भी कर सकते हो. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इफ़ एंड ओनली इफ एटलीस्ट, है ना, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, है ना, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड हैव अ वेरी लार्ज मास, मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻20 30 इस टाइप का, ऐसा. अच्छा, तो होता ये है कि अगर तुम्हारे पास दो मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है
तो होता ये है, जैसे लेट्स से मेरे पास एक बहुत ही मैसिव बॉडी है, कैपिटल एम की मैसिव बॉडी, एक मान लेते हैं लाइटर बॉडी है कंपेयर टू दिस कैपिटल एम। इसका जो छोटू एम है उसका मास काफ़ी छोटा है, मैं इसको ऐसा कह देता हूँ, कैपिटल एम इज़ मच लार्जर देन स्मॉल एम। तो जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दैट इज़ सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों पर वैसे तो इक्वल ही लगेगी, है ना, दोनों पर इक्वल ही फोर्स लगेगी, बट इस बॉडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास, है ना। दिस फोर्स हैज़ very less effect on this massive body, है ना। इसके बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत कर चुके हैं। ये फोर्स कोई खास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवा पाएगी इस मैसिव बॉडी का। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका मास इतना ज़्यादा है कि वो जैसे ही डिनोमीटर में तुम लोगे फोर्स अपॉन मास जैसे ही करोगे, एक्सेलरेशन इतना कम आएगा कि कोई मतलब ही नहीं है। तो वी कैन अज्यूम दिस बॉडी टू बी स्टेशनरी, है ना, एज एक्सेलरेशन इज क्लोज टू ज़ीरो, है ना। इस सिंबल का मीनिंग होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। एज एक्सेलरेशन कुछ है नहीं इस बॉडी का कुछ खासा ना, लेकिन जो ये वाली बॉडी है छोटी बॉडी, उस पर असर होगा इस फोर्स का बराबर। ये छोटी बॉडी है, तो छोटी बॉडी पे जब तुम एफ अपॉन एम करोगे तो एक्सेलरेशन कंसिडरेबल ही निकलेगा। अच्छा, अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक बॉडी, देखो ध्यान से सुनो अभी, अगर ये दोनों बॉडीज स्पेस में पड़ी है और अचानक से इस फोर्स को मैंने ऑन कर दिया, इस फोर्स को भी ऑन कर दिया ऐसा, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगी, है ना, और कोलिजन हो जाएगा, ये दोनों में कोलिजन हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेस में एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो हम उस केस की बातचीत कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, लेट्स से स्मॉल एम इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हमें बताया हुआ है कि सर्कुलर मोशन कर रही है ये बॉडी, तब उस केस की हम बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टार्ट कैसे हुआ इस पर नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखना। किस केस की बातचीत कर रहे हैं हम लोग कि सर्कुलर मोशन हो रहा है स्मॉल एम की बॉडी का, तो उसमें देखो मैकेनिज्म कैसा होता है फोर्सेस का। यहाँ देखो ध्यान से सुनो, लेट्स से ये मेरे पास मैसिव बॉडी है, दिस इज द स्मॉलर बॉडी, अभी सर्कुलर मोशन चालू है स्मॉल एम का, गिवन दैट small m is performing circular motion. अच्छा, उसको हमें एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से सर्कुलर मोशन हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये रही तुम्हारी रेडियल लाइन, ये रही तुम्हारी वेलोसिटी, ऐसा वेलोसिटी परपेंडिकुलर है रेडियल लाइन के। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ पर आई, इस पोजीशन पर आई, सर्कुलर मोशन तो कर रही है बॉडी, ये अपने को गिवन है, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बॉडी की वेलोसिटी कुछ ऐसी इस प्रकार की दिखाई देगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, जब बॉडी लेट से यहाँ पर होगी, है ना, तो बॉडी की जो वेलोसिटी रहेगी उसकी डायरेक्शन अगेन चेंज हो गई रहेगी, ये तुम खुद देख सकते हो, ऐसा कुछ होगा। फिर अगेन चेंज होगी बॉडी की वेलोसिटी, ऐसा कुछ डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस डिस्कशन कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। देखो मैंने यहाँ पर भी v रखा है, बॉडी की जो स्पीड है उसको यहाँ पर भी v रखा है, 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 ओनली द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग। अच्छा,
अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है स्पीड की तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग, वेलोसिटी लिखो, स्पीड लिखो, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, हेंस द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसा माना कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, बट यहाँ तुम देख सकते हो कि डायरेक्शन बॉडी की स्पीड की वो बार बार लगातार चेंज कर रही है। पहले इधर पॉइंट कर रही है, फिर इधर पॉइंट कर रही है, फिर इधर पॉइंट कर रही है, फिर इधर पॉइंट कर रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ये जो डायरेक्शन चेंज करवाने का काम, इस बॉडी का डायरेक्शन चेंज करवाने का जो काम है वो दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स करती है। वो बॉडी की स्पीड चेंज नहीं करती। यहाँ देखो, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स है ना, ये बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स लगने की वजह से, ये वाली फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी इसके ऊपर टकरा जा रही है। ऐसा टकरा क्यों नहीं रही है, क्योंकि फोर्स का काम बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है, ये बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक। पहले इस बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो ऐसी फोर्स लगने की वजह से, है ना, फोर्स क्या करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो बॉडी की वेलोसिटी देखो इधर हो जाएगी अब थोड़े ही सेकंड के बाद, मतलब एकदम जस्ट एन इंस्टेंट लेटर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक। अगर बॉडी की वेलोसिटी पहले से इस डायरेक्शन में होती और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगती तो जाके भिड़ जाती है बॉडी इससे, बट ऐसा नहीं है। तो बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने की वजह से ये जो फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बॉडी की वेलोसिटी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चेंज करती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे चलते जाएगी। ये यहाँ पर ये फोर्स इस प्रकार की लगेगी, ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर इंस्टेंट पर जो फोर्स है वो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इस प्रकार से सर्कुलर मोशन मेंटेन्ड है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये बॉडी इसके साथ जाकर भिड़ जा रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना तुम्हारी, ठीक है। अगर कोई बॉडी, तुम खुद सोचो कॉमन सेंस से, अगर कोई बॉडी मान लेते हो ऊपर की तरफ जा रही है, तुमने उसको साइड से धक्का दिया तो किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या ऐसे थोड़ी मूव करने लगेगी, वो कुछ ऐसे मूव करेगी ना। यहाँ देखो, जैसे अगर एक बॉडी लेट से ऊपर की तरफ जा रही है, तुम आए और तुमने साइड से ऐसा धक्का दिया, तो बॉडी की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होगी, कुछ इस प्रकार की होगी। कि बॉडी की ट्रेजेक्ट्री अचानक से ऐसी हो जाएगी, ऐसी थोड़ी होगी, ये इस प्रकार की होगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, बॉडी मुड़ना शुरू करती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ, है ना, ये बॉडी जो है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मुड़ना शुरू करती है। जस्ट एन इंस्टेंट लेटर बॉडी की वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, समझे। और फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगी, ये जो फोर्स है ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अच्छा, फोर्स परपेंडिकुलर क्यों रहेगी वेलोसिटी के हमेशा, अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है देन सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक। ध्यान रखना इस बात का, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है, और अभी क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने अज्यूम किया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी, ठीक है। ये बात मैं एज अ फैक्ट स्टेट कर चुका हूँ वैसे ऊपर, ठीक। इस चीज़ को हो सकता है तुम्हें 2 या 4 बार और देखने की ज़रूरत पड़े। अगेन मैं ये तुम्हें बता दूँ, अभी तक जितनी भी बातें मैंने की है ये 9th के सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, ठीक। ये 11th से रिलेटेड बातचीत है,
बट यहाँ पर पढ़ने वाले हर व्यक्ति को 11th से रिलेटेड बातचीत हमेशा ही 9th से ही बताने हम लोग शुरू कर देते हैं, सो दैट 11th में जब वो व्यक्ति जाए तो उसे आसानी हो पढ़ाई में। तो नो डाउट ये जितनी भी बातचीत अभी तक के हुई एक इंसान को मेंटल पेन अच्छे ऑर्डर का देगी, अच्छी डिग्री का देगी। कोई छोटा मोटा मेंटल पेन नहीं मिलेगा, अच्छे ऑर्डर का मेंटल पेन मिलेगा। लेकिन तुम ये सोच कर देखो एक बार, जैसे लेट्स से 11th में अगर ये सारी बातचीत तुम अचानक से नए तरीके से अगर सुनते तो उस वक्त मेंटल पेन मिलता। लेकिन अभी इस तरह की बातचीत सुन लेने पर उस वक्त तुम 11th में जब कभी इस तरह की बातचीत सुनोगे तो कोई पेन नहीं होगा, तुम्हें सारी बातें सुनी सुनी सी लगेगी, दिमागी ईज पर होगा, आसान आसान सी लगेगी। खैर, जो तुम्हारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो बस इतनी हैं कि किस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स मदद करती है हमारी पृथ्वी को, अर्थ को घूमने में अराउंड द सन। तो किस प्रकार से मदद करती है? वो अर्थ की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक, एक नेसेसरी फोर्स जो रिक्वायर्ड है ना सेंटर की तरफ। भाई किसी भी बॉडी को, है ना, यहाँ पर हम लोगों ने देखो दोनों फैक्ट्स में क्या कंक्लूड किया है, ये दोनों फैक्ट्स में अपन ने क्या कंक्लूड किया है कि अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर मोशन। तो ये फोर्स असल में जो दोनों बॉडीज़ सन और अर्थ के बीच में, जो दोनों बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ये फोर्स है ना बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, बिटवीन द सन एंड द अर्थ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड अराउंड द सन। बस इतना सा, ये इतना ही है, एक ही लाइन है तुम्हारे सिलेबस में। ज़्यादा ज़्यादा तुमको इतना आ सकता है कि एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बताओ, बस इतना। तो अब इतना सा बता देने के लिए एक वीडियो तो इंसान बनाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। इतना सा बता देने के लिए तो बस एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसको मैं रीड कर देता बस। लेकिन वो तो यार फिर वो नॉलेज इम्पार्ट कहाँ करना हुआ, वो तो बस ये बात हो गई कि अपन ने बुक ओपन की और उसी को पढ़ दिया, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, वो तो हिस्ट्री हो गई, वो साइंस नहीं हुआ ना। खैर, तो हम इस बात को, जो चीज़ तुम्हारे सिलेबस में लिखी है उससे कंक्लूड करते हैं फटाफट, एंड देन इस वीडियो को ओवर करेंगे। तो ध्यान से सुनो। ग्रेविटेशनल फोर्स acts as centripetal force between the sun and the earth, as a result of which Earth is able to maintain circular motion around sun। जितनी सारी बातचीत मैंने फोर्स और वेलोसिटी से रिलेटेड की है ऊपर, वो चीज़ें वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट आगे चलकर, है ना, तुम्हारे काम ज़रूर आएंगी वो चीज़ें, ध्यान रखो। ये तुम्हारे सिलेबस में बस इतना लिखा हुआ है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमेशा रिक्वायर्ड रहती है, ध्यान रखना, एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, वो हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ये फीलिंग अपने अंदर कभी मत आने देना कि यार ये फिर बॉडी टकरा क्यों नहीं जाती, ये बॉडी टकरा क्यों नहीं जाती इससे। ये फीलिंग आती है ना ऐसा नेचुरल, तो वो इसीलिए नहीं टकरा जाती बिकॉज अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ध्यान रखना अपना डिस्कशन कहाँ से शुरू हो रहा है, इफ़ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन बीट ऑफ एनी टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस बात का ध्यान रखो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो क्या करती है, बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करती है। तो इस बॉडी को इस बॉडी से टकराने के लिए ये इनिशियल जो वेलोसिटी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए थी टुवर्ड्स द फोर्स, तब ये फोर्स जो छोटू एम पर लग रही है वो इसको बढ़ा देती बड़े एम से। पर अभी बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, ऐसी, ठीक।
इसीलिए ये फोर्स जो लग रही है अभी, इन दिस केस अगर हम माने कि ये कैपिटल एम सन है और छोटू एम अर्थ है, तो इन दिस केस इस फोर्स का काम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है, अर्थ की डायरेक्शन चेंज करना, अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना, ठीक, एक तरह से उसे एक्सेलरेट करना। अच्छा, और जो सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट है कि सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो जाहिर सी बात है टूवर्ड्स द सेंटर उस बॉडी पर एक फोर्स लग रही होगी, तो उस फोर्स, वो जो फोर्स है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में अर्थ के पास अवेलेबल है। अर्थ के पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल होने की वजह से, है ना, अपने को अर्थ का सर्कुलर मोशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं समराइज कर देता हूँ बस, और उसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन ख़त्म करते हैं। ठीक, अर्थ रिक्वायर्स a force acting towards center of its circular trajectory। ट्रेजेक्ट्री बोलो, पाथ बोलो, एक ही बात है ना। अब ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स between sun and earth fulfills this requirement। ये तुम्हारी समरी हो जाती है। अब ये तो तुमको पता ही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है उसकी वजह से वो टाइड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो ये एक दूसरा एप्लीकेशन भी है ना, ये भी ध्यान में रखना। अदर एप्लीकेशंस, है ना, लिखवा देता हूँ, अदर एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला तो टाइड्स फॉर्मेशन, टाइड फॉर्मेशन। दूसरा मेजरमेंट ऑफ मास, है ना, ऑफ हेवनली बॉडीज। फोर्स हम लोग मेजर कर लेते हैं, जी की वैल्यू अपने को पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है, छोटू एम की वैल्यू पता है ना। अगर फोर्स तुमने किसी तरह से मेजर कर ली, है ना, इफ कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एफ आर नोन, देन स्मॉल एम, कैपिटल आर, है ना, और कैपिटल एफ आर नोन, देन कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, ध्यान रखो इस बात का। तो ये बेसिकली इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में, ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़, ये चिंदी सी कि अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा के देता है? अर्थ रिक्वायर्स अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ये फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अच्छा, जैसे तुमने देखा होगा ना एक पेंडुलम जो स्विंग करते रहता है, जैसे पुराने ज़माने की घड़ियों में होता था, वो बॉब, एक मोटा सा बॉब रहता था और एक स्ट्रिंग से स्विंग करता रहता था, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो वो भी पार्ट सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, उसका आर्क कभी पूरा नहीं होता है, कंप्लीट सर्कल तो कभी नहीं लेता है। ठीक है क्या? पेंडुलम ऐसा थोड़ी घड़ी तोड़ के पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पार्ट सर्कुलर मोशन जो वो करता है उसमें दो फोर्सेस का रोल होता है, और दो फोर्सेस मिलकर एक्चुअल में दो फोर्सेस मिलकर एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है क्या? बॉब ऑफ द पेंडुलम को कौन कौन सी दो फोर्सेस रहती है, ये तुम्हारा होमवर्क है।
ये जो पेंडुलम है जो स्विंग करता है, यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, ये ऐसा टाइड है। तो व्हाट आर द टू फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ दिस बॉब? ये तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना। व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन of the bob of a simple pendulum? ये तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई